हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। पहले लेक्चर्स में हम सेक्शन 1 टू सेक्शन 8 कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में हम सेक्शन 9 ऑफ सीपीसी कवर करेंगे, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सेक्शन 9 में क्या दिया है? कोर्ट्स टू ट्राई ऑल सिविल सूट अनलेस बार्ड। इसका एक बार एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द कोर्ट शाल, subject to the provisions herein contained, have jurisdiction to try all suits of a civil nature, excepting suits of which their cognizance is either expressly or impliedly barred. The court shall have jurisdiction to try all suits of civil nature. मतलब कोर्ट्स मतलब यहाँ पे कौन से? सिविल कोर्ट्स। सिविल कोर्ट्स को जो भी सूट्स है सिविल नेचर के, उनको ट्राई करने का पूरा जुरिस्डिक्शन है। वो सिविल कोर्ट्स इन सूट्स को ट्राई कर सकती है, पर कौन से सूट्स को सिविल कोर्ट ट्राई नहीं कर सकती वो भी यहाँ पे दिया है। जिनका कॉग्निजेंस लेने से एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड किया गया है, मतलब उनको एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली मना कर दिया है। ये सूट्स सिविल कोर्ट नहीं ले सकता, उनको मना कर दिया गया। एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड का पूरी अगले स्लाइड में पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है। तो कौन सी दो कंडीशन इंपॉर्टेंट है? सूट मस्ट बी ऑफ अ सिविल नेचर। सिविल कोर्ट सिर्फ सिविल नेचर के ही सूट्स ट्राई करेगी, और जिनका कॉग्निजेंस लेने से मना किया है एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली, उनका कॉग्निजेंस सिविल कोर्ट नहीं लेगी। नाउ सूट्स ऑफ सिविल नेचर, ये पहली कंडीशन थी, सूट मस्ट बी ऑफ सिविल नेचर। तो कौन से सूट सिविल नेचर के होते हैं, किसको सिविल नेचर के सूट बोला जाता है, ये इसमें एक्सप्लेनेशन है। इन द सूट, इफ द प्रिंसिपल क्वेश्चन रिलेट्स टू द डिटर्मिनेशन ऑफ सिविल राइट, देन द सूट इज ऑफ अ सिविल नेचर। अगर कोई डिस्प्यूट में प्रिंसिपल क्वेश्चन, जो मेन डिस्प्यूट है, वो सिविल राइट के डिटर्मिनेशन से है, तो उसको सिविल नेचर का ही माना जाएगा। और जो प्रिंसिपल क्वेश्चन कास्ट एंड रिलीजन के रिलेटेड है, तो उसको सिविल नेचर का नहीं माना जाएगा। तो कौन से सूट सिविल नेचर के हैं? राइट टू प्रॉपर्टी, सूट फॉर डैमेजेस फॉर डिफेमेशन, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, इंजंक्शन, डिक्लेरेशन, रिकवरी ऑफ रेंट, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन, राइट टू इजमेंट, राइट टू वर्शिप, राइट टू रिलीजियस ऑफिस। ये सारे सूट सिविल नेचर के हैं, क्योंकि इसमें प्रिंसिपल क्वेश्चन डिटर्मिनेशन ऑफ सिविल राइट के रिलेटेड है, इसलिए इसको सिविल नेचर का माना जाएगा और सिविल कोर्ट इन सारे सूट्स को एंटरटेन करेगा। Now, the courts declare that following suits are not of civil nature and hence not triable by civil court. Any suit involving a question of caste of any person, any suit involving question relating to religious rights only, suit against expulsion from caste. तो ये जो भी सूट्स है ये सिविल कोर्ट एंटरटेन नहीं करेगा, क्योंकि इसमें प्रिंसिपल क्वेश्चन ही कास्ट एंड रिलीजन के रिलेटेड है। हम पीछे देख चुके हैं, इफ़ प्रिंसिपल क्वेश्चन रिलेट्स टू कास्ट एंड रिलीजन, इट इज़ नॉट सूट ऑफ अ सिविल नेचर। बस यही दिया है इसमें कि अगर प्रिंसिपल क्वेश्चन ही कास्ट एंड रिलीजन के रिलेटेड है, तो ये सारे सूट्स सिविल कोर्ट इन्वॉल्व एंटरटेन नहीं करेगा। नाउ सूट एक्सप्रेसली बार्ड। तो इसका सूट एक्सप्रेसली बार्ड का मीनिंग क्या है ये हम देखते हैं। अंडर एनी स्टैट्यूट इनैक्टेड बाय यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट, व्हेन जुरिस्डिक्शन ऑफ द सिविल कोर्ट इज टेकन अवे एक्सप्रेसली बाय मेकिंग स्पेसिफिक प्रोविजन अंडर द स्टैट्यूट इटसेल्फ, देन सिविल कोर्ट हैज़ अ नो जुरिस्डिक्शन टू ट्राई सच सूट। मतलब अगर स्टैट्यूट में ही अगर कोई प्रोविजन दी है, जिसमें उस प्रोविज़न के अंदर दिया है कि सिविल कोर्ट को एक्सप्रेसली बार्ड कर दिया गया है ये मैटर एंटरटेन करने से, तो सिविल कोर्ट को उस मैटर में कोई भी जुरिस्डिक्शन नहीं रहेगा, क्योंकि स्टैट्यूट में खुद में ही ऐसा दिया गया है। ये हम एग्जाम्पल दे के समझते हैं, मतलब आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, आर्टिकल 323A and 323B have been inserted in the Indian Constitution. Under this article, various tribunals have been established to deal with the special disputes. For example, Industrial Tribunal, Income Tax Tribunal, Motor Accident Claim Tribunal, University Tribunal, Maharashtra Land Revenue Tribunal. मतलब कि स्टैट्यूट में ही 323A एंड 323B इंसर्ट किए गए, और उसमें
स्पेशल ट्रिब्यूनल्स इस्टेब्लिश किए टू डिस्पोज स्पेशल डिस्प्यूट्स। तो अगर इंडस्ट्री के रिलेटेड कोई मैटर आया तो वो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल ही हैंडल करेगा, वो सिविल कोर्ट के अंडर नहीं जाएगा। इनकम टैक्स के रिलेटेड मैटर इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल ही रिजॉल्व करेगा, या उसके पास ही उसका जुरिस्डिक्शन रहेगा, वो सिविल कोर्ट के पास नहीं जाएगा। तो उसको सिविल कोर्ट को एक्सप्रेसली बार कर दिया गया है कि इस रिलेटेड मैटर्स एंटरटेन करने के लिए। दिस ट्रिब्यूनल हैव बीन इस्टेब्लिश फॉर स्पीडी डिस्पोजल ऑफ द स्पेशल डिस्प्यूट्स एंड देयरफॉर सिविल कोर्ट हैज़ नो जुरिस्डिक्शन टू एंटरटेन दोज डिस्प्यूट्स। ओके, इसके इस सूट्स एक्सप्रेसली बार के अंडर ये सब दिया गया हुआ है। Now, suits impliedly barred. The jurisdiction of civil court is taken away by the general principles of law. No express specific provision is made under any statute whereby the jurisdiction of civil court is taken away, but it is for the court to draw a certain inferences which are considered to be general principles of law. इसका मतलब जैसे सूट एक्सप्रेसली बार्ड में स्टैच्यूट में कुछ प्रोविजंस दी थी, उस प्रोविजंस के वजह से सिविल कोर्ट को जुरिस्डिक्शन नहीं मिल रहा था। जैसे स्टैच्यूट में ट्रिब्यूनल्स इस्टेब्लिश किए थे, उसकी वजह से सिविल कोर्ट को वो सूट्स एंटरटेन करने से बार्ड किया गया था। पर यहाँ पे कोई जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रहेंगे, उसके वजह से सिविल कोर्ट को उस जुरिस्डिक्शन से बार कर दिया जाएगा। एन एग्जाम्पल से समझते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ सच इम्प्लाइड एक्सक्लूजन वुड बी सूट बाय अ पर्सन हुज प्रॉपर्टीज अटैच अंडर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 इज इम्प्लाइडली बार्ड फ्रॉम फाइलिंग अ सूट एंड कैन ओनली इन्वोक क्लॉजेज अंडर दैट एक्ट फॉर रेमेडीज। मतलब जो प्रॉपर्टी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर से अटैच है, उसका सूट क्रिमिनल कोर्ट में ही फाइल होगा, ना ही सिविल कोर्ट उस मैटर को एंटरटेन करेगा। मतलब जो प्रिंसिपल क्वेश्चन है वो क्रिमिनल नेचर का है, तो क्रिमिनल कोर्ट ही उस मैटर को एंटरटेन करेगा, सिविल कोर्ट इस मैटर को एंटरटेन नहीं करेगा। ये जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ है एंड द जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ इज टेकिंग अवे द जुरिस्डिक्शन ऑफ अ सिविल कोर्ट। बस इतना ही इस सेक्शन में दिया है। इस सेक्शन में दो एक्सप्लेनेशन दिए हैं। एक्सप्लेनेशन 1, अ सूट इन विच द राइट टू प्रॉपर्टी और टू एन ऑफिस इज कंटेस्टेड इज अ सूट ऑफ अ सिविल नेचर, notwithstanding that such right may depend entirely on the decision of question as to religious rites or ceremonies। मतलब अगर मेन प्रिंसिपल क्वेश्चन अगर सिविल नेचर का है, तो अगर वो रिलीजियस राइट्स और सेरेमनीज़ पे डिपेंड करता है या नहीं करता, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर प्रिंसिपल क्वेश्चन ये सिविल नेचर का ही चाहिए, तो वो सिविल सूट माना जाएगा। एक्सप्लेनेशन 2, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन इट इज़ इमटेरियल वेदर or not any fees or attached to the office referred to in explanation 1 or whether or not such office is attached to a particular place। तो उस प्रॉपर्टी एक्सप्लेनेशन 1 में जो प्रॉपर्टी डिस्क्राइब की है उससे कोई फीस अटैच है या नहीं, या वो कौन से प्लेस पे है, इस चीज़ से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर वो प्रॉपर्टी सिविल नेचर की है। अगर वो प्रॉपर्टी सिविल नेचर की है तो उसे सिविल सूट ही माना जाएगा। सेक्शन 9 के हिसाब से उस प्रॉपर्टी को सिविल सूट माना जाएगा। बस इतना ही इस सेक्शन में और दो एक्सप्लेनेशन में दिया है। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। I have attached link of last 2 lectures in the description box. Thanks for watching. Do like, share and subscribe.